दोस्तों, आज हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट के वाद MC मेहता बनाम भारत संघ 1996, जिसे तार ट्रिपेजियम केस भी कहा जाता है, या MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 तार ट्रिपेजियम केस, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में जाने से पहले आज हम जिन जिन टॉपिकों को लेंगे वे UPSC के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, परंतु उन पर डिटेल से चर्चा में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो हमें ये बताना है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भारतीय इतिहास क्या रहा है, तार ट्रिपेजियम मामलों में लागू पर्यावरण का सिद्धांत क्या है, जैसा कि इससे रिलेटेड टॉपिक हैं जैसे कि सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, एहतियाती सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमारे संविधान के अंदर भी क्या प्रावधान है, खासकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 48 क्या कहता है पर्यावरण संरक्षण के मामले में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको तार ट्रिपेजियम केस भी कहा जाता है, जो निर्णय दिया है, उस मामले की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, तार ट्रिपेजियम केस के तथ्य क्या थे, तार ट्रिपेजियम केस के क्या ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या ऑर्डर दिए और क्या डिसीजन उसने दिया, हम इन पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, निर्णय दिया था, उसकी क्या बैकड्रा थे, क्या कमियां थी, उन पे भी चर्चा करेंगे, और बाद में हम लेंगे कॉन्क्लूजन। आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण का भारतीय इतिहास क्या रहा है। इस पर चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पर्यावरण संरक्षण का भारतीय इतिहास। देखिए, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो हमारे जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं वो सब कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जितनी भी नदियाँ हैं उनको देवियों का रूप दिया गया है, हर वृक्ष में देवताओं का वास बताया गया है, और तो चलता क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं वो किसी न किसी देवता के से संबंधित हैं। यहाँ तक कि जो मूषक है, चूहा है, वो भी क्या है, हमारे गणेश जी देवता के वाहन के रूप में है, लक्ष्मी के वाहन के रूप में क्या है, उल्लू है। ऐसी ही आप देखिए कि जो हमारे भोलेनाथ जी हैं, शिव भगवान हैं, उनके भी क्या है वाहन, नंदी हैं। ऐसे ही आप देखोगे कि हर ग्रंथ जो है कहीं ना कहीं हमारे वन्य जीवन से या पर्यावरण संरक्षण से भरा हुआ है। ऋग्वेद के अंदर एक पृथ्वी सूक्त आता है, उसमें बाकायदा पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। पृथ्वी को किस तरह से हम जो है अताताइयों से रक्षा करें अपनी पृथ्वी की। वो अताताई क्या थे, वो एक तरह के जो राक्षस थे, वो हमारा पर्यावरण प्रदूषण ही था। जो पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने वाले थे वो उसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ हमारे पृथ्वी सूक्त में भी इसी चीज़ की चर्चा की गई है। और तो चलता क्या है कि हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर जो अहिंसा का सिद्धांत दिया गया है वो भी पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है, क्योंकि जीवों पर दया करने की बात हर ग्रंथ के अंदर कही गई है। और देखिए, हमारे जो संस्कृति का एक सिद्धांत है, जियो और जीने दो, वो केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, वो हर जीव और हर वृक्ष तक वो सीमित किया गया है। तो हमारी जो संस्कृति है वो वास्तव में पर्यावरण संरक्षण से ही जुड़ी हुई है। हमारी समस्त पूजा पाठ, हमारे सभी धार्मिक क्रियाकलाप, सभी कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को ही प्रोत्साहन देते हैं। परंतु इतना होते हुए भी हम विकास की अंधी दौड़ में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमने जो है पर्यावरण संरक्षण को पीछे धकेल दिया है। हमारी संस्कृति का जो मूल सिद्धांत है हमने उसे दूर फेंक दिया है। तो ये हमारा है पर्यावरण संरक्षण का भारतीय इतिहास। अब
जो ताज ट्रेपेजियम मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था, तो उसमें किन सिद्धांतों का फॉलो करा था, ये सिद्धांत जो मैं इनके बारे में मैं आपको बताऊं। ये सिद्धांत जो इनका जो फॉलो किया था, इन सिद्धांतों का, ये कोई भारत के संविधान ने या भारतीय सरकार ने तैयार नहीं किए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब देखा कि भाई पर्यावरण प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि आने वाले वक्त में मनुष्य का जीवन, मनुष्य के साथ साथ जो इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उनका भी जीवन खतरे में, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कुछ 4 सिद्धांत तैयार किए। 4 सिद्धांत क्या थे? जैसे कि पहला था सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत। इस सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत में और प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत, एहतियाती सिद्धांत और सतत विकास। तो पहले हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत पर। देखिए, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है। देखो, कई चीज़ें, जैसे कि हम बात करें जल, देखिए जल है, वायु है, भूमि है, ये इस पृथ्वी, ये जो सब चीज़ें हैं, ये सभी मनुष्यों के लिए, चाहे उनकी स्थिति पोजीशन कुछ भी हो, अमीर हो गरीब हो, कैसी भी स्थिति में हो, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। इन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार या एक समाज का या किसी एक अमीर वर्ग का, समृद्ध वर्ग का ही अधिकार नहीं होगा। ये सभी के लिए उपलब्ध हैं। और इस सिद्धांत का ये काम है कि भाई राज्य का कर्तव्य बनता है कि इन सभी की जो मतलब सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं, इनका संरक्षण करे, अर्थात एक ट्रस्टी के रूप में काम करे। तो क्या बोला मैंने? सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत। इसमें 2 निकल कर आते हैं। एक तो राज्य, इसमें राज्य को तो माना गया है ट्रस्टी। राज्य को क्या माना गया है? ट्रस्टी। और जो इसका उपभोग करने वाले आम जनता, मतलब यहां तक कि जीव जंतु भी, वो उसके अंतर्गत क्या माने गए हैं? ये तो ट्रस्टी हो गए। और इसके अंदर दूसरा हिस्सा क्या आ गया है? आम जनता। तो राज्य ट्रस्टी के रूप में काम करे, और ट्रस्टी का कर्तव्य होता है कि वो लाभ के आधार पर काम ना करे, जो भी उसके उपभोग करता है सबको समान रूप से, सुरक्षित रूप से उन्हें उपलब्ध कराए। तो इसलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 48 में भी कहा गया है कि राज्य पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य निभाएगा, उसके साथ वन्य जीव को भी संरक्षित करेगा और उसकी अभिवृद्धि करेगा। ये आर्टिकल 48 में कहा गया है। और उसमें बेशक इस सिद्धांत का प्रयोग नाम तय न किया गया हो इस एगोड में, परंतु 48 का जो मुख्य सार है वो किससे जुड़ा हुआ है? सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत से। तो मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत में राज्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, और जो भूमि है, जल है, हवा है, और भी ऐसी समस्त चीज़ें जिन पर किसी एक वर्ग, विशेष समुदाय का अधिकार नहीं हो सकता, वो प्रकृति ने सबको समान रूप से उपलब्ध कराई हैं। उनके लिए उनको राज्य सुरक्षित करेगा और ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा। और मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 21A जो हमारे संविधान का आर्टिकल 21A है, वो भी क्या है? जीने के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 21A जीने के अधिकार से, जीने के अधिकार से संबंधित है। और पर्यावरण संरक्षण हमारे जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से आता है। तो ये भी आर्टिकल 21 में भी बहुत कुछ इसी ही सिद्धांत से निकल कर आता है। मतलब कि ये कहिए कि हमारे संविधान के अंदर 48 है और 21 आर्टिकल 21 ये पहले से ही इस सिद्धांत का फॉलो कर रहे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह सिद्धांत डेवलप किया गया था। अब हम दूसरा सिद्धांत लेते हैं, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत क्या है? अगर कोई कंपनी या कोई व्यवसाय या कोई उद्योग यदि अपने आसपास के एरियाज में पोल्यूशन कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, और उससे
लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात उनको बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, अर्थात उनकी जान का खतरा बना हुआ है, और उसके साथ साथ उनके इन क्रियाकलापों से वन्य जीव को भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो जो व्यवसाय, जो कंपनी या जो उद्योग इस तरह की पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, तो उसका संरक्षण का जो व्यय होगा उसे कौन वहन करेगा? वही उद्योग वहन करेगा जो अपने व्यवसाय से लाभ कमा रहा है, अर्थात वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर लाभ कमा रहा है। तो कर्तव्य बनता है कि वो व्यवसायी या वो उद्योग ही उस क्षतिपूर्ति को, मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करे। अर्थात पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित और रहने योग्य बनाने के लिए जो व्यय होगा उसे कौन वहन करेगा? वो व्यवसाय वो उद्योग करेगा जिसने ऐसा नुकसान पहुंचाया है। तो ये कहलाता है प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। इसी सिद्धांत का सहारा लेकर आपने देखा होगा कि कार्बन टैक्स, ग्रीन टैक्स ये लागू हो गए हैं। कार्बन टैक्स तो आप जानते हो कि CO2, यदि एक सीमा लिमिट से ऊपर आप CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं उद्योग, तो उन पर कार्बन टैक्स लग जाता है। ऐसी ग्रीन टैक्स लग जाता है जो बहुत सारी गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का विचार हो रहा है या नाइट्रोजन का ऑक्साइड का हो रहा है या ग्रीन हाउस गैसेज और बहुत सारी उत्सर्जित हो रही हैं, और उन सब पर उत्सर्जित करने वालों से जो नुकसान पहुंच रहा है, उन गैसों का जो एमिटर हैं, जो एमिशन कर रहे हैं जो उद्योग व्यवसाय, तो उन सब पर क्या लगाया जा रहा है? ग्रीन टैक्स। तो ये किस सिद्धांत का फॉलो कर रहे हैं? प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। एक होता है एहतियाती सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। देखिए एहतियाती सिद्धांत क्या है? जैसे कोई उद्योग लगाया और उससे जो उद्योग लगाया कि अभी हमें पता नहीं है कि उस उद्योग से जो गैसेज एमिट हो रही हैं वो कैसा नुकसान डालेगी, परंतु अंदेशा ये भी व्यक्त किया गया कि इस उद्योग से जो पोल्यूशन, जो गैसेज निकलेंगी या जो भी विनाशकारी या नुकसानदेह पदार्थ निकलेगा, तो ये अंदाज़ा जताया जाता है कि भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ नुकसान करेगी, परंतु अभी पूरी तरह से उन चीज़ों की एक वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं हुआ है, परंतु अंदेशा जताया जा रहा है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए पहले ही कदम उठाए जाएं, अर्थात ऐसी चीज़ों को एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए रोक दी जाएं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए कि ये कोरोना काल में जब कोरोना वायरस उत्पन्न हुआ था, तो कुछ देशों ने अपने यहाँ फैलने से पहले ही एहतियाती कदम उठा दिए थे, जबकि कोरोना वायरस के बारे में पूरी वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी, परंतु उस जैसे अन्य वायरस क्या इफेक्ट डाल रहे थे उनको आधार पर ही सोचकर कुछ देशों ने अपने यहाँ पहले से ही एहतियाती कदम उठा दिए गए थे, ताकि वो चीज़ जब यदि वो हमारे देश के अंदर, जैसे न्यूजीलैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड ने बहुत समय पहले ही एहतियाती कदम उठा दिए थे कि यदि कोरोना वायरस एंटर कर भी गया तो कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान ना पहुंचाए। तो जिन देशों ने इस सिद्धांत का फॉलो करके पहले ही कदम उठा लिए थे, तो वहाँ पर इसका कोरोना वायरस का बहुत कम प्रभाव पड़ा। तो इसलिए जैसे कि हम अपने ही देश की बात करें तो हमारे देश में भी समय से पहले एहतियाती कदम उठा लिए गए थे, जिससे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना अंदेशा जताया जा रहा था। परंतु उसके बाद जैसे जैसे कोरोना वायरस के बारे में पता पड़ता चला गया और उन एहतियात जो कदम उठाए थे उन्हें थोड़ी ढील दे दी गई। ऐसी क्या है कि यदि कोई व्यवसाय नया लगा है और उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और अभी वैज्ञानिक अन्वेषण की ज़रूरत है, तो उससे पहले ही कुछ ऐसे एहतियाती कदम उठा देने चाहिए ताकि उसका कोई बैड इफेक्ट पर्यावरण के ऊपर ना पड़े। अब आता है सतत विकास। देखिए सतत विकास क्या है? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो चीज़ हमें मिली है, जैसे कि हमें प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन मिले हैं, भूमि है, जल है, वायु है, ठीक है, और भी रिसोर्सेज हैं जो ज़मीन के अंदर से निकालने वाले खनिज हैं, ये सब चीज़ें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी ने हमें ये उधार में दी है। और जानते हो आप कि उधार में ली गई चीज़ हमें प्रयोग करने के बाद जो कि तो ऐसी ही लौटानी पड़ती है जैसी हमने किसी से उधार में ली है। तो आज का क्या है कि हमने क्या काम किया है, हमने सोच लिया कि ये चीज़, सब चीज़ें जो हैं हमें विरासत में मिली हैं। विरासत में नहीं, हमें इस चीज़ से सोचकर विकास कार्य करने चाहिए कि ये सब चीज़ें हमें आने वाली पीढ़ी से उधार में मिली हुई हैं और हमें उनको रिटर्न करना है। तो इसका मतलब ये है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि एक तो वो कम ना हो, दूसरा जो हमारे रिसोर्सेज जैसा हवा, पानी, भूमि जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम जैसा सुविधापूर्वक अच्छे ढंग से जैसा आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी भी उसे उसी तरह बिना किसी निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के उसी प्रकार उपयोग करे। तो उसे क्या बोलते हैं हम? सतत विकास। तो इन 4 सिद्धांतों का प्रयोग इस केस में किया गया था, ताज ट्रेपेजियम मामले में। अब हम लेंगे कि इस मामले में, ताज ट्रेपेजियम केस में, मामले की पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है। देखिए, पृष्ठभूमि का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि जो MC मेहता है, ये एक बड़े अग्रणी पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक जागरूक कार्यकर्ता माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े जाने माने वकील हैं, जिन्होंने ज़्यादातर मुद्दे पर्यावरण से संबंधित ही उठाए हैं। इनका बड़ा योगदान है इस मामले में जो है। तो इन्होंने ही क्या करा कि जब ये 1984 में ताजमहल के जब देखने गए, तो इन्होंने ताजमहल का कि जो संगमरमर है उसे पीला पड़ता हुआ देखा। तो इन्होंने देखा कि भाई ये इसका होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आसपास जो उद्योग लगे हुए हैं, जो वाहन चल रहे हैं, डीजल वाहन चल रहे हैं, पेट्रोल वाहन चल रहे हैं, इनसे, और जो आसपास जो टेनरी लगी हुई हैं, फाउंड्री लगी हुई हैं, जो मथुरा रिफाइनरी है, इनसे कुछ ऐसी गैसेज निकल रही हैं जो वायुमंडल में जाके नमी के साथ क्रिया करके एसिड रेन पैदा कर रही हैं। एसिड रेन का मतलब क्या है कि एसिड रेन, जैसे कि हमने माना कि सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे मथुरा रिफाइनरी है, तो उससे क्या है, SO2 निकली, सल्फर डाइऑक्साइड। ये वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? H2SO3। ये सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, और H2SO3 वातावरण की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेती है? H2SO4। ऐसी जो हमारे पेट्रोल वाहन हैं, उनसे भी क्या निकलती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2। ये भी वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेती है? HNO3। ऐसी जो CO2 निकलती है, CO2 भी किससे रिएक्शन कर लेती है? जो पर्याप्त ज़्यादा मात्रा में है, H2O से, ये कार्बोनिक एसिड बना लेती है। तो आप देखिए कि ये तीनों मिलकर जब वातावरण में ऊपर जाते हैं, तो बारिश के साथ पानी मिलकर ये नीचे आते हैं, और संगमरमर के ऊपर आके जब डलते हैं, उसका पीला कलर देखें। जैसे कि अपने घरों के अंदर बैटरी रखी होती है, जो इन्वर्टर बैटरी होती है, और आप उसमें देखिए कि अगर उसका थोड़ा भी तेजाब निकल कर हमारे फर्श पर गिर जाता है, जो मार्बल फर्श है उस पर गिर जाता है, तो उस पर अपना आप देखना पीले पीले दाग पड़ जाते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि इस एसिड रेन के कारण ताजमहल का जो संगमरमर है वो लगातार पीला पड़ता जा रहा है। तो उसी मामले को उठाते हुए कि इन सभी जो भाई ये सभी जितने भी विनाशकारी व्यवसाय स्थापित हो गए हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जो ताजमहल के साथ साथ लोगों के जान माल के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में MC मेहता ने एक याचिका डाली थी, जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। तो मैंने आपको इसमें बताया कि मामले की पृष्ठभूमि क्या बनी, ताज ट्रेपेजियम केस के इसमें तथ्य भी आ गए हैं इसमें। अब बात यह आती है कि ताज ट्रेपेजियम केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, तो उसने 2 तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया। एक तो पर्यावरणीय न्यायशास्त्र पर, और एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा में एक अदालती हस्तक्षेप में। लेकिन 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया, विशेष जोर दिया गया। कौन कौन सी हो गई? एक तो पर्यावरणीय न्यायशास्त्र, एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और एक क्या है? सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके संरक्षण पर अदालती हस्तक्षेप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस वाद में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने इसमें सुनवाई की। उसमें एक न्यायाधीश थे जस्टिस कुलदीप सिंह, और दूसरे न्यायाधीश थे जस्टिस फैजुद्दीन। इसका निर्णय दिया गया था 30 दिसंबर 1996 में। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताजमहल को 7 अजूबों में से एक माना जाता है, और ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो मुख्य विशेषता है ताजमहल की पितरादुरा,
पित्रादुरा का मतलब होता है कि विशेष प्रकार के फूल पत्ती डिजाइन बनाकर उनमें जगह जगह जवाहरातों की, हीरे जवाहरातों की जड़ावट थी और सफ़ेद संगमरमर के लिए ताजमहल को माना जाता है। हम बात करते हैं ताज ट्रपेजियम केस के आदेश पर। देखिए, अदालत ने यह आदेश दिया था, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ताज ट्रपेजियम क्षेत्र में, अभी मैं बताऊंगा ताज ट्रपेजियम क्षेत्र कितना है। ताज ट्रपेजियम क्षेत्र में TTZ उन उद्योगों का पता लगाए, उन फाउंड्रीज का पता लगाए, अर्थात उनका संकलन करे कि जो प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। लगभग ऐसे 500 उद्योग और फाउंड्रीज का संकलन किया गया। परंतु मैं पहले आपको बताऊं कि TTZ क्षेत्र क्या है। ये लगभग 5 जिलों में इसका विस्तार है। इसका क्षेत्रफल है 10,400 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 10,400 वर्ग किलोमीटर। इस इतने एरिया में कम से कम 40 स्मारक आते हैं। 40 स्मारक में कितने स्मारक हैं? 40। और 40 स्मारक में 3 तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दर्ज हैं। कौन सा वर्ल्ड है? आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी और तीसरा स्वयं ताजमहल। ठीक है, ये तीनों तो किसमें आते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। वैसे कितने हैं इनकी संख्या? कुल 40 है। तो ये हमारे किसमें आता है? TTZ क्षेत्र में आता है। तो TTZ क्षेत्र में ऐसे सभी उद्योगों का संकलन किया गया जो प्रदूषण फैलाते हैं, जिनकी संख्या लगभग क्या है? 500 है। हालांकि उससे पहले एक नीरी संस्थान है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नीरी संस्थान ने क्या अन्वेषण किया था? मथुरा रिफाइनरी का। और मथुरा रिफाइनरी का अन्वेषण करते हुए ये बताया था कि जो SO2 का उत्सर्जन इस रिफाइनरी से होता है, SO2 कैसे है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट का अलग से संज्ञान लिया था और इस पर अलग से अपना फैसला दिया था, जिसमें यह कहा था कि मथुरा रिफाइनरी एक सल्फर रिकवरी यूनिट की स्थापना करे, प्राकृतिक गैस का उपयोग करे, हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट की स्थापना करे और हरित बेल्ट का निर्माण करे। लगभग ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले में जो अपना निर्णय दिया था, लगभग वही वाद का जो प्रभाव है वो बाद में जो मैंने अभी आपको बताया कि SC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पर भी उसका प्रभाव पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो 500 उद्योगों की उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो सूची बनाई थी, उनमें से 299 उद्योगों को प्राकृतिक गैस का उपयोग न करने पर, विफल रहने पर TTZ क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। परंतु जिन उद्योगों ने ना तो प्राकृतिक गैस का उपयोग किया और ना ही वो बाहर जाने के लिए तैयार हुए, उन्हें बंद कर दिया गया। परंतु जो कामगार थे, जो इन फैक्ट्रीज में, इन कंपनियों में, जो उद्योगों में जो काम कर रहे थे, उन कामगारों के हितों का मान्यता दी गई। उन्हें शिफ्टिंग के दौरान भी रोजगार माना गया। उनको पर्याप्त वेतन दिलाने की व्यवस्था की गई। शिफ्टिंग बोनस दिलाने का न्यायालय ने आदेश दिया। परंतु
इस निर्णय के बाद भी कुछ इस निर्णय में कुछ कमियां रह गईं। वो कमियां क्या थी कि केवल ये लगाइए कि जितने उद्योग थे उन उद्योगों में से केवल 299 उद्योगों को ही शामिल किया गया, जबकि 500 उद्योगों की सूची बनाई गई थी। 500 फैक्ट्रियां उसके अंदर शामिल की गई थी, फाउंड्री शामिल की गई थी। शेष के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया। एक तो ये कमियां थी, परंतु अपने निर्णय में मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है, प्रिक्वेशन प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे सिद्धांतों को मान्यता दी, उन्हें स्वीकार किया। इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बड़ा दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे मामलों में जो स्मारक से संबंधित जो सांस्कृतिक स्थल हैं, स्मारकों से संबंधित हैं, ऐसे मामलों में, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप शुरू हो गया। अर्थात न्यायालय अपने आदेश के बल से राजनीतिक समस्याओं से दूर रहकर या राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहकर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को अपने हाथ में लेकर जो सुनवाई की है, इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। और ये जो वाद है ये आने वाले समय में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए हैं ये हमारे देश के पर्यावरण सुधार के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। जय हिंद।